Hello everyone. In this video, we will discuss about some important questions related to economic geography. यूनिट 1 के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ ब्रीफली एक्सप्लेन इकोनॉमिक ज्योग्राफी. हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है. इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन विद इन लिमिट सेट बाय फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं और उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की स्टडी करते हैं, और इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज और इनके यूटिलाइजेशन के ऊपर कुछ लिमिट्स लगी हुई हैं जो हमारे फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट में लगाई हुई हैं. इन तीनों टाइप्स के लिमिट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट, कई बार क्या होता है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते. जैसे कि या तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हमें कुछ ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पे हम उन रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते. हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे ऑयल, कोल और मिनरल्स. ये सब फाइनाइट हैं, मतलब इनको हमने एक बार यूज़ किया उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी. सो ये हमारे ऊपर एक लिमिट लगाती हैं कि हम लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे. जैसे अगर कोल एक बार ख़त्म हो गया सो हम दोबारा से कोल को नहीं बना सकते. सो ये एक टाइप की लिमिटेशन है उस रिसोर्स के यूटिलाइजेशन पर. सेकंड इज़ इकोनॉमिक लिमिट्स. इकोनॉमिक लिमिट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कई बार इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती. जैसे कि हमारे पास इतनी एडवांस माइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम अर्थ की और ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाके मिनरल डिपॉजिट्स को जो है हम एक्सेस कर सकें या उनको बाहर निकाल सकें. हम अर्थ के अंदर जब हम माइनिंग वगैरह होती है सो उसके अंदर एक लिमिट तक ही, कुछ किलोमीटर्स तक ही वो माइनिंग की जा सकती है. उसके आगे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वहाँ पर जो माइनिंग है ऐसी कोई एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ पर एक जो हमारी इकॉनमी है, इकॉनमी का मतलब यहाँ पे हो गया जो हमारा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हमें यहाँ पर लिमिट करता है. नेक्स्ट इज़ सोशल एनवायरनमेंट. कई बार सोसाइटल वैल्यूज़ और नॉर्म्स की वजह से हम एक सर्टेन टाइप के रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पाते. जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनका बहुत पोटेंशियल है इकोनॉमिक बेनिफिट के अंदर, लेकिन कई बार कल्चरल ओपोजिशन की वजह से एग्रीकल्चर के अंदर ऐसे क्रॉप्स को अडॉप्ट नहीं किया जाता. ओके, नाउ वी विल सी सम डेफिनेशंस गिवन बाय न्यूमरस स्कॉलर्स. बहुत सारे स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में. ठीक है, सो उसमें हम ये जो 4 डेफिनेशंस हैं इनको याद करेंगे. आर. ई. मर्फी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द सिमिलैरिटीज एंड कॉन्ट्रास्ट इन हाउ इंडिविजुअल्स लिव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आर. ई. मर्फी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस से कंसर्न्ड है कि कैसे इंडिविजुअल्स प्लेस टू प्लेस रहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ एफ. बुकानन. इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज़ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसर्निंग अर्थ एज हिज होम. इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी है. मीन्स जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो अर्थ से कंसर्न्ड हैं, ऑब्वियसली अर्थ से ही कंसर्न्ड होंगी. सो अर्थ के अलावा कोई और प्लैनेट है नहीं जिसके ऊपर ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जा रही हैं. ओके, डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 2009. इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ अ सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का एक सब फील्ड है दैट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द वेरिड स्पेसेस एंड प्लेसेस वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर, जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे डिफरेंट प्लेसेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. Encyclopedia of Human Geography B. Warp 2006. Economic geography is the study of how economic activities are stretched over Earth's surface at various spatial scale ranging from local to global and how they change over time and space. इसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक स्टडी है उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो लोकल से लेके ग्लोबल लेवल तक जो है वो रेंज करती है, और टाइम टू टाइम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चेंज होती रहती हैं. Okay, so these were the 4 definitions you need to remember. Okay, so question number 1 is completed. Next is what are the characteristics of economic activity. economic activity की क्या characteristic होती हैं. एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी हैं जो हम करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्रोडक्टिव है नेचर के अंदर. इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, किसी चीज़ का क्रिएशन होता है और उस चीज़ को हम फिर यूटिलाइज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. किसी गुड या सर्विस को क्रिएट किया,
अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कस्टमर्स तक पहुंचाना होता है। ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड इज कंजम्पशन। कंजम्पशन को करते हैं कंज्यूमर। सो कंज्यूमर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनको कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले एक गुड प्रोड्यूस होगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और थर्ड उसका कंजम्पशन होगा। नेक्स्ट इज इनकम जनरेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हम इनकम जनरेट करते हैं या पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वेस्टमेंट के थ्रू की जाती है। मतलब जब हमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, सबसे पहले हम उसके अंदर अपना पैसा लगाते हैं, चाहे हम फिजिकल या फिर ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करें। ओके, नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट रोल। गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर अपनी पॉलिसीज़ और लॉज लेके आती हैं, जिनसे वो इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट what are the characteristics of economic activity. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी लोकेटेड। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पर लोकेटेड होती हैं? इन द सिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन रीजन। ऐसे रीजन्स जहाँ पर लेबर, कैपिटल, मार्केट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि फिनेंस, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग। इन सब से एक इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है, और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हमें सिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन रीजन्स के अंदर ही मिलती हैं। और इसी वजह से ऐसी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन सिटीज़ के अंदर होती है, इस वजह से हमें सिटीज़ और ऐसे मेट्रोपॉलिटन रीजन्स के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और जो ज़्यादा कैपिटल होती है वो भी इन बड़ी सिटीज़ के पास ही होती है। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप्ड अराउंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्टेशन हब्स। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रियल रीजन्स के पास ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, और वहाँ पर एक तरीके का जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी होती है। जैसे कि हम यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हुए हैं, डेट इज़ रूर वैली इन जर्मनी एंड पर्ल रिवर डेल्टा इन चाइना। ये दो बड़े रीजन्स हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी है, इस वजह से यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगाई जाती हैं, और यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगाई गई है वहाँ पर ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, नेक्स्ट, रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग। ऐसे रीजन्स जहाँ पे हमें बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स मिलता है वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, या ऐसे रीजन्स इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, और वहाँ पर जो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मिलती हैं वो एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोसेसिंग से रिलेटेड होती हैं, जैसे मिडिल ईस्ट ऑयल के लिए। कई सारे ऐसे रीजन्स भी होते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी होती है। रिसोर्सेज की कमी होने के कारण उन रीजन्स के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने के कारण वहाँ पे जो है जो ज़्यादा कैपिटल है वो भी नहीं मिलती। कैपिटल का मतलब होता है पैसा। ओके, ऐसे रीजन्स जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, सॉइल की कंडीशन अच्छी है, वाटर अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, जैसे कि पंजाब रीजन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। Next, regions with major ports, airports and railways facilitate trade and movement of goods. So this trade and movement of good is a kind of economic activity. For example, Rotterdam in Netherlands and Singapore. So ये दो बड़ी जो countries हैं यहाँ पर ट्रेड और मूवमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड सारा काम होता है, और यहाँ पर जो मेन एक्टिविटी है वो भी ट्रेड और मूवमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कहाँ पर किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वो उस रीजन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, सो हमने एग्जांपल्स इन सब को डिस्कस किया। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का स्कोप बहुत ही बड़ा स्कोप है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी बेसिकली ज्योग्राफी की ही एक ब्रांच है। ओके, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ वेरी वाइड, सो इसको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। In economic geography, we discuss about the location of economic activities, geographic distribution of natural resources, that how natural resources are distributed, analysis of the distribution and dynamics of industrial activity. We analyze how industrial activities are distributed. We also explore how urban centers evolve as economic hub. हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कैसे जो urban centers हैं वो as a economic hub evolve हुए हैं, वो कैसे economic hub बने हैं, जैसे मुंबई है, बेंगलुरु है, कोलकाता। ओके, सो एनालिसिस स्पेशल डिस्पैरिटीज़ इन वेल्थ, इनकम एंड डेवलपमेंट लेवल्स। सो डेवलपमेंट लेवल्स, वेल्थ और इनकम के अंदर हमें कैसे डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं,
There are some regions where development level is very good and there are some regions where there is no development. So we study all this in economic geography. And lastly, the role of transportation and communication network in shaping economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी को शेप करने में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का क्या रोल है, ये भी हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सचेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एक्सचेंज का क्या मतलब है. इट रेफर टू द प्रोसेस थ्रू विच गुड्स, सर्विसेज और रिसोर्सेज आर ट्रेडेड बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड कंट्रीज. सो एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू गुड्स, सर्विसेज या फिर रिसोर्सेज जो हैं उनको ट्रेड किया जाता है. इंडिविजुअल के बीच में भी ये ट्रेड हो सकता है, बिजनेसेस और कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकता है. एक्सचेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ डन थ्रू. अब ये एक्सचेंज होता कैसे है, बार्टर सिस्टम के थ्रू. मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई चीज़ दी और बदले में उस पर्सन ने पैसे ना देकर उसको कोई और थिंग दिया, कोई और चीज़ दी. ओके, नेक्स्ट, एक्सचेंज के अंदर मनी का भी यूज़ किया जा सकता है जैसे हम मार्केट के अंदर करते ही हैं. नेक्स्ट, ट्रेड भी इसमें इंक्लूडेड है. ट्रेड जो है ये दो टाइप का होता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर कंट्री के अंदर ही ट्रेड होता है और इंटरनेशनल के अंदर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है. मार्केट प्लेसेस, सेल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटीज, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, these all come under the exchange in economic activities. Next, define new economic geography. New economic geography emerged in late 21st century. ये एक ऐसा फील्ड है इकोनॉमीज़ के अंदर ही जिसके अंदर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया जाता है. न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले कॉन्सेप्ट के अंदर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज और ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन, इन दोनों को कंसिडर करके इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट कुछ इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया है जैसे पॉल कुर्गमैन एंड एंथनी वेनेबल्स. इन दोनों जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने इस न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है. नाउ सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी. It emphasizes the role of agglomeration economies, industries cluster together in specific location. Agglomeration economies का मतलब है इंडस्ट्रीज़ को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक साथ क्लस्टर करना या फिर बनाना. सो इस न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर ये एम्फेसाइज किया गया कि एग्लोमरेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमीज़ के अंदर. मतलब हमें एक ही जगह पे जो है इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहिए जिससे जो एक इंडस्ट्री है, अगर एक इंडस्ट्री ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की, ये दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करती है. अगर दूसरी इंडस्ट्री जिसके लिए इस इंडस्ट्री का मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल काम करता है तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी. ओके, सो ये एक एग्जांपल है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इंटरेक्शन. न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर इकोनॉमिक इंटरेक्शन के इम्पोर्टेंस की बात की गई जैसे कि नॉलेज को शेयर करना एंड इनोवेशन डिफ्यूजन. Explores the cause and consequences of regional disparities in income, employment and development. Income, employment and development के क्या क्या causes हैं या क्या क्या consequences हैं regional disparities के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रीजन के अंदर जो इनकम है वो भी अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट भी है और डेवलपमेंट भी है, और वहीं पर एक दूसरा रीजन है जहाँ पर हमें जो डेवलपमेंट का लेवल है वो भी कम मिलता है, इनकम भी वहाँ की ठीक नहीं है और एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर जनरेट नहीं होता. सो इस वजह से इन दोनों रीजन्स के अंदर हमें डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलेंगी. एक रीजन जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा और दूसरे रीजन के अंदर डेवलपमेंट कम होगा. ठीक है, सो इसकी जो बात की गई ये न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर की गई. लास्ट इज़ एनालाइजिंग अर्बनाइजेशन प्रोसेसेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ अर्बन सिस्टम्स. इसके अंदर अर्बनाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया गया और कैसे अर्बन सिस्टम्स फॉर्म होते हैं इनको भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस किया गया है. ओके, so this is new economic geography. So these are some of the important questions of unit number 1. Okay, in the next video we will cover more questions which are important from the exam point of view. Okay, please subscribe this channel to remain updated. Thank you so much.